नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। झारखंड के लोकसभा चुनाव के परिणाम की चर्चा देश भर में हो रही है। देश भर में इसलिए हो रही है क्योंकि सभी 5 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी हार चुकी है और यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पाँचों सीट पर विजयी हुए हैं। इन 5 सीटों में 2 सीट काफ़ी अहम है जिसकी चर्चा झारखंड में खूब हो रही है और वो सीट है सिंहभूम और दुमका। क्योंकि सिंहभूम सीट से बीजेपी की उम्मीदवार थी गीता कोड़ा, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और वो सांसद बनकर आई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। दूसरी जो सीट अहम है वो दुमका है और दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा से विधायक थी सीता सोरेन, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। वह चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुई और उसके बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवार सुनील सोरेन का टिकट काट कर सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीता सोरेन और गीता कोड़ा, सीता और गीता दोनों चुनाव हार गईं। सिंहभूम से जोबा मांझी चुनाव जीती हैं और दुमका से नलिन सोरेन चुनाव जीते हैं। दोनों ही जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। एक दिलचस्प बात और ये भी है कि सिंहभूम के 6 विधानसभा सीट में 5 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी लीड की हैं, लेकिन एक विधानसभा जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला, वहाँ से वो पीछे हो गई हैं। दुमका में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नलिन सोरेन हैं वो दुमका विधानसभा क्षेत्र से पीछे हैं। वो सिर्फ 2 विधानसभा सीट से लीड किए हैं, वो है शिकारीपाड़ा और जामताड़ा। दुमका का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दुमका से बसंत सोरेन विधायक हैं और बसंत सोरेन फिलहाल चंपई सोरेन के कैबिनेट में मंत्री भी हैं। आज हम तीनों मिलकर इसी पर चर्चा करेंगे और आपको प्रमुख कारण बताएंगे कि आखिर सीता और गीता के हारने का प्रमुख कारण क्या है। संजय से पहले आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि आखिर आंकड़ा क्या कहते हैं। विधानसभा वाइज समझिए कि दोनों के बीच का फासला कितना है और किस विधानसभा से कौन लीड किया। संजय जल्दी बता दीजिए। गीता कोड़ा का बताइए। देखिए, गीता कोड़ा जो सिंहभूम से चुनाव लड़ रही थी और वो चुनाव हार गईं। जोबा मांझी वहाँ पे चुनाव जीती। यहाँ पे 6 विधानसभा है सिंहभूम में, जिसमें से एक सरायकेला है, चाईबासा है, मझगांव है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है और चक्रधरपुर है। आप देखिए कि यहाँ पे जैसा कि आपने बाकायदा इंट्रो में कहा भी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद जो है अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जो है लीड नहीं कर पाए। 20,284 वोट से पीछे हो गए। बिल्कुल 20,284 वोट से पीछे हो गए सरायकेला में। और यहाँ पे जो है जो जोबा मांझी हैं वो पीछे रह गई और गीता कोड़ा आगे बढ़ गई 20,284 वोट से। और यही वजह है कि जो हार और जीत का जो आंकड़ा है सनी, वो मात्र 1,68,402 का रह गया। अगर सरायकेला में भी अगर चंपई सोरेन लीड ले पाते तो यहाँ पे ये जो 1,68,000 का जो आंकड़ा है वो 2 लाख तक जा सकता था। 2 लाख वोटों से भी चुनाव हार सकती थी गीता कोड़ा। अब देखिए कि चाईबासा में क्या स्थिति रहा। सबसे पहले सरायकेला का भी मैं बता देता हूँ कि 1,18,773 वोट जो है इनको गीता कोड़ा को वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट, बिल्कुल बीजेपी के गीता कोड़ा को मिली, ठीक है, मिला। जोबा मांझी को वहाँ पे 98,489 वोट उनको मिला। सिर्फ अंतर ही बताइए, उस हिसाब से पता। अगर अंतर की बातचीत करें तो फिर सरायकेला से आप चाईबासा जब जाते हैं, चाईबासा में 59,495 वोटों से जो है जेएमएम लीड कर गया वहाँ पे। इसके अलावा मझगांव में अगर आप जाते हैं तो 59,993 वोट से जेएमएम लीड करता है। जगन्नाथपुर विधानसभा, आप ये देखिए कि ये भी बहुत बड़ी खबर है कि जगन्नाथपुर जो मधु कोड़ा का गढ़ माना जाता है, वहाँ से वो विधायक भी चुने गए हैं और उस पूरे इलाके में माना जाता है कि कोड़ा परिवार का वो किला है। लेकिन जगन्नाथपुर में भी 20,977 वोटों से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लीड लिया है। तो ये एक बड़ा झटका है। गीता कोड़ा चुनाव तो हारी ही हारी, अपने गढ़ में भी जो है उनको बड़ा झटका वहाँ के लोगों ने दिया है। इसके अलावा जब मनोहरपुर जाते हैं तो मनोहरपुर में 27,676 वोटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड करता है। चक्रधरपुर में भी यही स्थिति है, 19,127 वोट से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे लीड कर रहा है। यानी कि सिंहभूम के 6 विधानसभा जो हैं, 6 में से 5 विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लीड लिया।
और यही वजह है कि आप देखिए कि गीता कोड़ा जो माना जाता रहा कि कोड़ा परिवार का वो इलाका है, हो बहुल दम पर इलाका निकाल है, लेंगे। बिल्कुल हो बहुल इलाका है, वहाँ भी 1,68,402 मतों से जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। और जोवा मांझी जो संथाली समाज से आती हैं वो चुनाव जीत गई। तो एक तो बड़ा फैक्टर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे सिंहभूम में जो है और पूरे इंडिया अलायंस ने बहुत तरीके से काम किया। और यही वजह है कि चुनाव परिणाम में वो आंकड़े दिख रहे हैं कि एकमात्र जहां पे वो लूज किए भी तो वहां पे चंपई सोरेन का जो अपना विधानसभा है चाईबासा में, हालांकि ये भी चिंता की बात है। चिंता की बात है। आगे सीता सोरेन और नलिन सोरेन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पांडे जी से जान लेते हैं। पांडे जी, संजय जैसा बता रहे हैं कि 20,000 से अधिक वोटों से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गढ़ में, उनके इलाके में बीजेपी लीड कर गई, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र वही। क्या मुख्यमंत्री रहने के कारण बहुत अधिक कार्यक्रम किए इसलिए समय नहीं दे पाए, इसलिए वहाँ से बीजेपी लीड कर गई? नहीं, ये इतिहास है कि जब जब बीजेपी हारी हो चाहे जीती हो वो विधानसभा लीड करती है। वहाँ सरायकेला सरायकेला में अर्बन पॉपुलेशन है, वो बीजेपी के वोटर अधिक हैं। वहाँ पे बीजेपी के एक नेता हैं गणेश महली, जो हमेशा मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन हैं उनसे वो सिर्फ वहाँ के लोकल फैक्टर की वजह से कभी 5,000 से कभी 8,000 से हार जाते हैं। वहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है क्योंकि अर्बन इलाका है, ठीक है। वहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वो जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका है, कई दूसरे स्टेट के लोग आके वहाँ पे रहते हैं, वो वोटर हैं। और ये कभी ये ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे जेएमएम कभी नहीं, मतलब पिछले बार भी अगर गीता कोड़ा भी की थी तो भी बीजेपी का लीड वहाँ से था। बीजेपी हमेशा वो परंपरागत हाँ लीडिंग सीट है बिल्कुल रहता है। और इससे पहले जब चाईबासा सीट बीजेपी के पास था, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उससे तो लीड जहाँ था तो वो था ही, जगन्नाथपुर मनोहरपुर इन दोनों विधानसभा से भी लीड हुआ था। और एक और, तो ये स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री समय नहीं दे पाए, कार्यक्रम में व्यस्त रहें, लेकिन ये मतलब निरंतर। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि गीता कोड़ा अकेले दम पर एक बार बहुत वोट लाई, दूसरी बार वो चुनाव जीत गई, बंधु कोड़ा भी वहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उस गढ़ में बीजेपी में शामिल होने के बाद गीता कोड़ा क्यों हार गई? देखिए, बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी छोड़कर अपना जेवीएम बनाए थे तो वो भी मुसलमान और आदिवासियों के नेता बने थे। 2009 में इतनी संख्या में उनके विधायक कांग्रेस के साथ मिलकर जीते थे कि सरकार उस समय बीजेपी यहाँ घट के 18 पे आ गई थी और हर सीट पर सेकंड नंबर पर। ठीक है, वर्तमान सरकार से जो आदिवासी या मुसलमान या जो क्रिश्चियन नाराज है वो किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएगा। अगर उसको विकल्प मिलेगा तो वो नेता होगा उसका, तो वो विकल्प अभी ख़त्म हो गया आमने सामने की टक्कर में। गीता कोड़ा को लोग तब तक वोट किए जब गीता कोड़ा एंटी बीजेपी थी। अगर आप बीजेपी में आ गए, मान लीजिए गीता कोड़ा को इसलिए सपोर्ट करते थे आप एंटी बीजेपी हो जाइए, एंटी कांग्रेस हो जाइए, तो भी आपको तीसरे मोर्चा के तौर पे लोग वहाँ वोट कर देंगे। लेकिन किसी भी सूरत में आप बीजेपी में जाकर अगर वोट मांगेंगे ट्राइबल का आके कि आप हमको दे दीजिए, काम किए हैं, मेरा गढ़ है ये, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। आप भी मानते हैं कि गीता कोड़ा का बीजेपी में शामिल होना ही उनकी हार का कारण है? एक तो बड़ी कारण तो है ही, अगर वो कांग्रेस में रहती तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस के टिकट पे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे लड़ती। पांडे जी जो बात बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाने के कारण हुआ ये कि आदिवासी समाज ने जो है एंटी गीता कोड़ा होकर के जाकर के वोट की। लेकिन परिस्थिति इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, चूँकि हम लोग चर्चा भले ही अभी सिंहभूम पे कर रहे हैं और बाद में दुमका पे करेंगे, लेकिन पूरे राज्य भर में जो चुनाव परिणाम आए हैं 5 सीटों पे, खास करके सुरक्षित सीटों पे, उससे इतना तो प्रतीत हो ही गया है, स्पष्ट हो ही गया है कि आदिवासियों ने अपना मूड जो है एंटी बीजेपी बना लिया है, तय कर लिया है। और आने वाले वक्त में भी जो है ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप ये देखिए कि गीता कोड़ा को आदिवासियों ने ही वोट किया 2019 में, मुस्लिम समाज ने वोट किया, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी चली गई तो बीजेपी में जाने के बाद उनको खारिज कर दिया गया। तब जबकि हो बहुल इलाका है, खुद हो जनजाति से वो आती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें पूरे राज्य भर में चल रहा है। और उसके पीछे का जो एक फैक्टर है जिस पे बार बार मैं बल दे रहा हूँ, वो फैक्टर है हेमंत सोरेन। जिस तरीके से कथित ज़मीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई और एक तरीके से एक तस्वीर पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई ईडी की कार्रवाइयों के जरिए,
टीवी रिपोर्ट्स, अखबारों के रिपोर्ट्स के जरिए और बीजेपी के बयानों के जरिए कि हेमंत सोरेन जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये एक जब आरोप उन पे चस्पा किया गया, और हालांकि ये मसला अभी कोर्ट में है, वो दोषी हैं नहीं हैं ये तो बाद में तय होगा, अभी फ़िलहाल वो आरोपी हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा जो ट्राइबल समाज है इस चीज़ के खिलाफ चला गया, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन को आरोपी के बाद पीड़ित के तौर पे पूरे प्रदेश भर में प्रचारित प्रसारित किया गया, और कल्पना मुर्मू सोरेन ने इस भावना को जो है सेंटिमेंट को वोट में तब्दील कराने के लिए लगातार कैंपेन की, उसका भी एक नतीजा है। आप देखिए कि सिंहभूम में कल्पना मुर्मू सोरेन ने शानदार कई कार्यक्रम किए, वहाँ पे सभाएं की, और चूँकि आप शानदार शब्द पे इसलिए भी हम लोग बल दे रहे हैं क्योंकि ये आम तौर पे है कि भाई जो जीता वो सिकंदर है। तो फिलहाल 5 सीटों का सिकंदर तो अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन है, कल्पना मुर्मू सोरेन है, कांग्रेस पार्टी है। गीता कोड़ा का जो यहाँ पे हार हुई है, आप देखिए कि 1932 का भी जब मसला आया और जब विधानसभा से पारित करा करके राजभवन भेजा गया, उस वक्त भी मधु कोड़ा बहुत ज़्यादा नाराज़गी उन्होंने जाहिर किया, और मुझे लगता है कि कोड़ा फैमिली कहा कि भाई इधर जो है सर्वे 32 में नहीं उसके बाद हुआ है। पांडे जी, हाँ ये महत्वपूर्ण है सनी। मुझे लगता है कि गीता कोड़ा का बीजेपी में जाने के पीछे की भी जो है एक बड़े कारणों में एक ये भी रहा है। गीता कोड़ा और कोड़ा परिवार संभवतः ये भांप नहीं पाए कि ये जो 1932 के बाद ये जो बोल रहे हैं कि कोल्हान में क्या होगा, बाकी जो उसके बाद वाले लोग हैं, शायद उन्हें लग रहा था कि कहीं ये चुनावी मुद्दा न बन जाए और उनको नुकसान न हो जाए, इसीलिए ये सवाल उठाने के बाद जो है ये बीजेपी का रास्ता इन लोगों ने अपनाया, और इन्होंने सोचा कि ये सेफ सीट होगा, बीजेपी में जाने से जो है सुरक्षा मिलेगा। और बाद बाकी जो एक परसेप्शन भी बना कि कई तरीके के वैसे लीडर जिन पे ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जिन पे सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, उन लोगों को बीजेपी में जाने के बाद ही जो है राहत मिलने लगी। एडीए कैंप में जैसे ही गए उनको राहत मिली। तो ये 2 कारण मैं मानता हूँ, एक जो पहला अभी आपको मैंने बताया, और दूसरा कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले में जो घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं मधु कोड़ा, जिन पे आरोप लगा हुआ है, और उसको लेकर के भी उन्हें लगा कि हो सकता है कि मुझे भी राहत मिल जाए, जैसे कि अजीत पवार और तमाम ऐसे नेताओं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा शामिल होने का, हाँ बाद बिल्कुल। लेकिन आप बताइए कि गीता कोड़ा के हार का कारण क्या ये भी है कि चंपई सोरेन उस इलाके से मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं दीपक बिरुआ, जोवा मांझी भी इससे पहले मंत्री रह चुकी थी, इन तीनों ने मिलकर उस इलाके में मजबूत किलाबंदी करके उस हिसाब से मेहनत किया, और उसका परिणाम ना दीपक बिरुआ पहली बार विधायक है, मंत्री, हाँ पहली बार मंत्री बने, तो मंत्री में अभी वो ठीक से समझे भी नहीं होंगे जनता को क्या लाभ मिला होगा, ना स्टेटस मिला। हाँ, स्टेटस से पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक को ये फर्क पड़ता है पांडे जी, इसको ऐसे समझिए कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी के जो समर्थक में जो आदिवासियों की संख्या है उनको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन ट्राइबल्स में ये मैसेज जाता है कि आदिवासी को बीजेपी ने सम्मान दिया। सीधा सा मैसेज गया कि दीपक बिरुआ को मंत्री बना करके हो समाज को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने चंपई कैबिनेट में सम्मान दिया। अब बोलिए, उसका बेनिफिट मिला। मैं वैसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि दीपक बिरुआ कोई फर्स्ट टाइम के नहीं थे, तब तो इनकी नाराजगी भी होनी चाहिए कि हो समुदाय इतने कारण बताइए ना क्या? वहाँ लोकलाइज था मुद्दा, वहाँ था कि जो बहुउद्देशीय स्वर्ण परियोजना, स्वर्ण रेखा परियोजना जो इतने दिन से बंद था, रघुवर दास की सरकार ने उसको फिर से चालू करना शुरू किया। 108 गांव है जो डुबाव क्षेत्र में आता है, हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी तक उसमें एक ईंटा तक नहीं जोड़ने दिया, तो बोले कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, जो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो वहाँ पे जो लगातार जो आप चाहे माइंस देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर माइंस, या फिर से जाके क्या कहते हैं उसको, यूरेनियम, ये सब जितने मुद्दे हैं वहाँ की स्थिति को भी बताया गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित समाज ट्राइबल है तो वो किसकी वजह से है। तो इन मुद्दों पर तो कोड़ा फैमिली भी वहाँ काम करते रहा है, फिर उनके साथ क्यों नहीं जुड़े लोग? आपको मैंने बताया ना, पहला तो एक है कि अगर आप बीजेपी में हैं तो एक स्वाभाविक आपसे मेरा मेल नहीं खाता है, ठीक है। मेन मसला वही कमल निशान, हाँ कमल निशान वो एक सबसे बड़ा मसला था। दूसरी बात
कि दीपक बिरुआ नो डाउट वहाँ शानदार नेता हैं, जेएमएम के लगातार जीतते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं और मुद्दों पे बहुत प्रखरता से रहते हैं और वहाँ के वो स्टाइलिस्ट हीरो हैं। वहाँ कई यूथ जो है उनको एडमायर करता है, चाहे उनके पहनावे ओढ़ावे पे, बातचीत का या अध्ययन करने का तरीका। तो मुझे लगता है कि 6 में से सर्वाधिक जो लीड मिला होगा वहीं से मिला होगा। तो उनका एक अपना क्रेज है। और उसके बाद जो भी आसपास का इलाका है, दीपक बिरुआ ने एक ही काम किया था, हर गांव में 3 बैठक। ये मंत्र दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि हर गांव में चुनाव से पहले 3 बैठक हमको करना है। प्रत्याशी जाए या ना जाए, विधायक ये एश्योर्ड करे कि हर गांव में हमारा 3-3 बार बैठक होगा। और इस बात को देखा गया। दूसरी बात आपको याद होगा कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने गीता कोड़ा के एक रास्ते को, वो सार्वजनिक रास्ता था या क्या था, उसको लेकर विरोध हुआ, फिर ग्रामीणों का ये हुआ, लाठी डंडा निकला वगैरह, उसमें मामला दर्ज कराया गया गीता कोड़ा के द्वारा। उसमें कई परिवार को पुलिस ने पकड़ा या उनको थ्रेटन किया, रात में पहुंच जाती थी। तो ये एक मैसेज खराब गया उस गांव में। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बता रहे हैं कि बहुत लोकलाइज्ड हो गया और लोकल मुद्दे के आधार पर हुआ। गीता कोड़ा की हार पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप समझिए कि इस देश में जब चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी तो 180 सीट जो भाजपा इस देश में हारी हुई मानकर और फिर वहाँ से जीतने के लिए अपनी तैयारी में जुटी, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसी सिंहभूम सीट से जो है अपनी तैयारी शुरू की थी। उस वक्त गीता कोड़ा भाजपा में आई भी नहीं थी। अब गीता कोड़ा चुनाव हार गई हैं, अब वो आगे क्या करेंगी नहीं करेंगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। चूँकि अभी 6 महीना बाद विधानसभा भी होना है, उसका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन अब हम लोग दुमका चलते हैं। अभी फिलहाल दीपक बिरुआ पे और चर्चा करना जरूरी है, लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब तो एक्सप्लेनेशन हम ही लोग कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। पांडे जी जिस बात पे इशारा कर रहे हैं कि दीपक बिरुआ के मंत्री बनने से क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे विकास कार्यों पे जो है लोग सोच रहे थे, जैसा ये बोल रहे हैं फलाना परियोजना और ये सब। देखिए, चुनाव में और राजनीति में जो है ना, इस तरीके के खास करके चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों पे वोट ना मिलते हैं और ना ही अब तक मिलता हुआ दिखाई दिया कभी। आप देखिए कि इसी प्रदेश में रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए। ओडिशा में बीजेपी ने जो है अपने ही सहयोगी दल को जो है खारिज करते हुए बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है। नवीन पटनायक जो है उनकी पार्टी एक तरीके से सफाया हो गया, वहाँ से विपक्ष में अब आ गए वो लोग। 24 साल के बाद पहली दफ़ा जो है बीजेपी की सरकार अब वहाँ पे बनने जा रही है बहुमत के साथ। आप देखिए कि नवीन पटनायक को लेकर के कई तरीके की बातचीत होती है, विकास पुरुष के तौर पे देखा जाता है, दावा किया जाता है कि देखिए कैसे उड़ीसा में विकास हो रहा है। तो विकास और इन सब चीज़ों पे तो वोट होता नहीं है। तो आप ये सब भूल जाइए कि वहाँ कौन परियोजना और यूरेनियम और ये सब मैटर बना है। दीपक बिरुआ को मंत्री बनाने का बिल्कुल बेनिफिट्स मिला है, वो समाज को मैसेज जाता है और हो समाज की बहुलता है वहाँ पे। और दीपक बिरुआ को जब मंत्री बनाया गया और बाकायदा ये भी मैसेज गया सनी कि दीपक बिरुआ को बाकायदा पहले चुनाव लड़ने का उनको ऑफ़र भी दिया गया। उन्होंने जब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में उनकी पत्नी को भी ऑफ़र दिया गया कि ठीक है, अगर आप नहीं लड़ने जा रहे हैं तो आप अपनी पत्नी को आप चुनाव लड़वा दें। बाद में जो है जोआ मांझी को जो है ऑप्शन बनाया गया और वो जो एक फैक्टर हेमंत फैक्टर बना, वहाँ पे संथाली और हो और मुंडा और उरांव का फैक्टर ही पूरे झारखंड में जो है समाप्त हो गया। एक मुद्दा आदिवासियों के लिए बना कि भाई हेमंत सोरेन है और हमारा नेता है, एक आदिवासी है जो आगे बढ़ रहा था राजनीति में ही, और उसको जो है जेल में भेज दिया गया है। कल्पना सोरेन भी उस इलाके में सभा की थी। हाँ बिल्कुल, सभा की थी, कई सभा की थी। वो कई बार संथाली में बोलना शुरू करती थी तो उनको रोका जाता था कि यहाँ के लोग संथाली नहीं समझते तो आप हिंदी में बोलिए। तो लोगों का आकर्षण तो गजब का था, हाँ उनके प्रति था। आकर्षण तो उनके प्रति था। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, मोदी जी के भी कार्यक्रम में और राहुल गांधी के भी कार्यक्रम में, वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से 1.5 गुना अधिक भीड़ राहुल गांधी की सभा में हो रही थी। और उसी समय
ज़्यादातर लोग अंदाज़ा लगा चुके थे कि हो सकता है कि जोबा मांझी अधिक लीड से जीत जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा था ना कि देखिए वो सारी चीज़ें टीवी और अखबारों में नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे की क्या वजह है, दर्शक समझदार हैं। नहीं, बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो बड़े चैनल हैं उनके दो रिपोर्टर और कैमरा जाते थे, और राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होता था उसमें साफ तौर पे कह दिया जाता था कि फेसबुक लाइव होगा, वहीं से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये परिस्थिति सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश भर छुपी बात नहीं है, तो आप देखिए ना कि एक दिन पहले तक एक पूरा विपक्ष का एक गठबंधन हो जो अपना नाम इंडिया रखे और उसको आप इंडी लिख रहे हैं। यहाँ के प्रमुख अखबार जो झारखंड का जो सबसे लीडिंग अखबार होने का दावा करता है, वो लोग भी इंडी अलायंस लिखता था। आप इतना तो ईमानदारी बरतिए, अगर आपके पिताजी ने आपका नाम कमलेश रखा है तो आपको कोई कमलेश ही ना बोला जाएगा कि आप पड़ोसी के एक बयान से आप वो तय कर लेंगे। एनडीए के लोग जो बोलते थे आप वही छाप रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मीडिया ने तो पूरी बेईमानी की, और आप इतनी भी ईमानदारी नहीं बरते कि एक गठबंधन का नाम भी ईमानदारी पूर्वक आप लिख सकें। हालांकि जनता चर्चा का मुद्दा वो नहीं है। हाँ, गीता कोड़ा के बाद अब चर्चा सीता सोरेन की चर्चा करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीता सोरेन, शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, झारखंड में जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, दिसुम गुरु, उनकी बड़ी बहू हैं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वह पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने पहले से जो अपना उम्मीदवार सुनील सोरेन को बनाया था, उन्हें हटाकर सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सीता सोरेन ये चुनाव जीत नहीं पाई। सीता सोरेन चुनाव हार गई और वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन चुनाव लड़े और वो जीत गए। बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन जीत गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ से निकल कर ये भी आया कि बसंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और दुमका से विधायक हैं, फिलहाल चंपई सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं। दुमका से वो नलिन सोरेन जो उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको लीड नहीं करवा पाए। नलिन सोरेन सिर्फ 2 ही सीट से लीड किए, और 2 सीट, एक खुद उनका सीट शिकारीपाड़ा और दूसरा जामताड़ा जहां से विधायक हैं इरफान अंसारी। थोड़ा पहले आंकड़ा समझ लेते हैं कि आखिर किस विधानसभा सीट से कौन कितना लीड किया और कैसे नलिन सोरेन सीता सोरेन पर भारी पड़ गए। संजय, पहले आंकड़ा समझाइए। देखिए, आंकड़ों में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो दुमका का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा है, जिसमें एक तो शिकारीपाड़ा जहां से नलिन सोरेन चुनाव जीत करके आते हैं और दूसरा सीता सोरेन का जामा। इसके अलावा नाला विधानसभा है, जामताड़ा है, दुमका है और सारठ है। नाला से विधानसभा के जो अभी मौजूदा स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, वो चुनाव जीत करके आते हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी, सारठ से रणधीर सिंह बीजेपी के जो काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, विधायक हैं, वो चुनाव जीत करके आते हैं। दुमका से खुद बसंत सोरेन हैं, आपने बाकायदा बताया भी। आप देखिए कि इन 6 विधानसभाओं में मात्र 2 जगह पे नलिन सोरेन लीड करके भी जो है चुनाव जीत गए। हालांकि जीत हार का जो अंतर है वो काफ़ी कम है, एक तरीके से मात्र 22,527 वोटों से ही उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज किया है। और जहाँ जहाँ पे वो लीड किए हैं उसमें से एक शिकारीपाड़ा है जहाँ से 25,341 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लीड किया है, और दूसरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो जामताड़ा का है जहाँ पे इरफान अंसारी विधायक हैं। वहाँ से इनको बहुत ही बड़ी लीड मिली है, 34,854 वोटों का लीड जो है जामताड़ा से इरफान अंसारी ने दिलाया। और यही वजह है कि नलिन सोरेन की जो जीत है उसमें जामताड़ा की भूमिका बताई जा रही है। आप देखिए कि बाकी का जो 4 विधानसभा है, बाकायदा स्पीकर का जो अपना विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पीछे रह गया और 21,659 वोट से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चली गई, लीड ले ली। इसके अलावा दुमका में जहाँ पे बसंत सोरेन का गढ़ माना जाता है, सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है, हेमंत सोरेन चुनाव जीत चुके हैं। बसंत सोरेन खुद वहाँ से अभी मौजूदा समय में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। वहाँ से 10,433 वोटों से बीजेपी आगे चली गई। इसके अलावा सारठ रणधीर सिंह का जो इलाका है, हालांकि रणधीर सिंह के इलाके से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पे चुन्ना सिंह का एक फैक्टर और शशांक शेखर जो भोक्ता जो पहले पूर्व स्पीकर रह चुके हैं झारखंड में, उनका ये क्षेत्र है और वहाँ से मात्र 1142 वोट से ही जो है बीजेपी लीड कर पाई। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो 6 विधानसभा है उसमें बीजेपी हारी जरूर, लेकिन काफ़ी टक्कर रहा, मुकाबले का रहा।
और एक वजह ये भी माना जा रहा है हार के पीछे का कि अंतिम समय में जो उम्मीदवार को जो बदला गया, सुनील सोरेन जो गुरुजी को हराए थे चुनाव में 2019 के चुनाव में, और उनका नाम का ऐलान के बाद सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराना और फिर से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है बैकफायर बन गया। आप इसको ऐसे भी देखिए कि सीता सोरेन बीजेपी में गई जरूर, लेकिन सीता सोरेन अपने साथ एक वोट जोड़ करके जो है अपने अलावे किसी और को साथ नहीं लेकर के गई और बीजेपी के कैडर वोटरों के सहारे ही वो रह गई। और एक जो कोशिश रही कि सोरेन परिवार वर्सेस सोरेन परिवार करा दिया जाए, दुमका में बाबूलाल मरांडी ने खुद सीता सोरेन को लाने की पहल की और उनके पीछे का यही मकसद था कि सोरेन फैमिली वर्सेस सोरेन फैमिली जो है करा करके और वहाँ पे पूरे राज्य में इसका परसेप्शन बनाया जाए। आप देखिए कि सीता सोरेन वहाँ के स्थानीय मुद्दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा वो इस बात को लेकर के चिंतित दिखी और बयानों में उनका दर्द दिखा कि उनको सोरेन परिवार में जो है वो इज्जत नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। एक चीज़ जो पांडे जी कल लाइव में बोल भी रहे थे कि सीता सोरेन ये जो कहते रहीं, वहाँ के लोगों ने इसका जो है उलट जवाब दिया और बाकायदा इस बात पे वहाँ पे चर्चा भी हुई कि भाई आपके घर में आपको सम्मान नहीं मिला है, इज्जत नहीं मिल रहा है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा और सार्वजनिक मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है? ये तो व्यक्तिगत मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। तो संजय बता रहे हैं आंकड़ों के साथ साथ कि भाई सीता सोरेन को अगर घर में इज्जत नहीं मिली तो उसको सार्वजनिक तौर पर राजनीति में इस्तेमाल करके वोट का फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। ये सीता सोरेन के हार के बाद पता चलता है। पांडे जी आप बताइए कि सीता सोरेन की हार की बड़ी वजह क्या है? वही जो परिवार का वो बोल रही हैं, तो फिर पूछेगा ना जो प्रबुद्ध मतदाता है, जो सोच कर वोट देता है, जो ऐसे हवाई बयान पे देता है कि तब इतनी बार से विधायक किसने बनाया? सोरेन परिवार है ने बनाया। उन सोरेन को जो वोट आया 5,21,000 से अधिक वोट, तो इस वोट में आदिवासियों का वोट होगा? बिल्कुल, सारे तो ट्राइबल सीट भी बीजेपी लीड की है ना। वहाँ पे देखिए दुमका ट्राइबल सीट है, वहाँ से बीजेपी लीड की। जामा दोनों ट्राइबल सीट है, तो वहाँ पे तो भाई आदिवासियों ने वोट दिया। और पूरे दुमका लोकसभा में जब अगर 5 लाख सोरेन का फैक्टर वहाँ बहुत काम नहीं किया। नहीं, दरअसल वो अर्बन अब होते जा रहा है, ऊपर इलाके में बीजेपी का प्रभाव हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ हिंदी भाषी ज़्यादा हैं ट्राइबल रिजर्व सीटों में, वहाँ बीजेपी को एक अपर हेज मिल जाता है। लेकिन जहाँ लोकल लैंग्वेज आ जाता है, जैसे मान लीजिए संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, वहाँ बीजेपी नहीं सकती है। तो आप इस बात को समझिए। दूसरी बात है कि वो 20,000 और 22,000 वोट का आना ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जिस कल्पना से लाया गया था इनको कि भाई सोरेन परिवार वर्सेस सोरेन परिवार कराएंगे, वहाँ कल्पना सोरेन इनको तवज्जो ही नहीं दी, वो डिबेट का मुद्दा ही नहीं बनाई। सीता सोरेन को जो मन में आया सो बोलती रही, उसकी तरफ से कोई रेप्लिकेशन जेएमएम की तरफ से नहीं किया गया। और वहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया। हुआ रहा। हाँ बिल्कुल, पांडे जी जो बात बोल रहे हैं, आप देखेंगे कि पूरे संथाल के इलाकों में खास करके सीता सोरेन ही नहीं बल्कि उनकी बेटियां भी हमलावर रहीं। वो कल्पना सोरेन की मर्यादा भी तोड़ी। आप देखिए कि लगातार कल्पना सोरेन पे किस तरीके से अटैक उनका हमेशा रहा कि किस हेलीकॉप्टर से घूम रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। बहुत नीचे स्तर तक जाकर के भी बातचीत किया गया, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। ये भी एक मैसेज जो है पूरे दुमका के लोगों में, संथाल के लोगों में और पूरे झारखंड में जो है ये गया कि आप देखिए कि सीता सोरेन एक ऐसे समय में सोरेन परिवार में से दूर गई जब सोरेन परिवार का जो सबसे बड़ा मौजूदा समय में राजनीतिक बारिश है, जो बड़ा चेहरा है, वो जेल में बंद है। इसका भी नुकसान हुआ। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी के लोगों से निकल करके आई कि उन लोगों का कहना था कि भाई अगर हम गुरुजी के खिलाफ अगर सुनील सोरेन को वोट अगर हम दे रहे थे तो उसके पीछे का मकसद ये था कि हम सोरेन परिवार के कब्जे से बाहर रखना चाह रहे थे। बिल्कुल, और आप फिर से किसी सोरेन फैमिली के ही परिवार को आप लेकर के आ रहे हैं
और उसको आप चाह रहे हैं कि उसी तरीके का सम्मान हम दें। तो बीजेपी के लोगों ने सीता सोरेन को भाजपाई जो है, चूँकि कम समय रहा ना, और सीता सोरेन का जो प्रचार प्रसार का जो तरीका रहा, चुनावी कैंपेन जिस मोड में वो कर रही थी, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि 11:30-12 बजे वो अपने घर से ही निकल रही थी। वो उस हिसाब से जो आखिरी समय में आप जिस तरीके से आपको चुनावी मोड में जाना चाहिए था, आप उस तरीके से नहीं कर पाई। वो इस भरोसे में रह गई कि 400 पार का जो नारा है उसमें दुमका भी तो पार लग ही जाएगा बीजेपी के सहारे। अपने से उनका जो अगर एफर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें बाकायदा वो न केवल चुनाव हारी हैं, बल्कि एफर्ट के मामले में भी वो उनको जो है पास मार्क्स थोड़ी नहीं दिया दिखी। जा सकता। लेकिन पांडे जी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर वहां पर सभा किए, फिर भी वो सीट नहीं निकल पाई। तो प्रधानमंत्री कोई जादूगर थोड़ी हैं कि उनके कहने पे आता है कि वो जहां जाते हैं माहौल बदल जाता तो उनके वोटर जो थे उनके माहौल बदल दिया। 5 लाख वोट ऐसे ही थोड़ी आया। उससे ज़्यादा की अपेक्षा इस बार जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उससे ज़्यादा की अपेक्षा करना ही मूर्खता थी। कोई ये समझ ले तब तो फिर आना चाहिए प्रधानमंत्री को। राजमहल में भी पिछले बार भी किया था, सिंहभूम में भी किए थे, तो क्यों नहीं वो सीट जीत पाए। देखिए, प्रधानमंत्री एक बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनको लोग देखने सुनने, बढ़िया ऑरेटर हैं, तो उनको लोग देखने सुनने आता है। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ऐड ऑन होता है स्टार प्रचारकों की वजह से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कल तक जो जेएमएम को वोट करता था वो अब आपको करने लगा। उसके लिए कार्यकर्ता का मेहनत ही चाहिए 5 साल का। तुलना तो किसी से नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अब कहा जा सकता है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भारी पड़ गई, उसका भी असर है? बिल्कुल, कल्पना मुर्मू सोरेन भारी पड़ी हैं, और यही वजह है कि आप देखिए, ये सिर्फ सुरक्षित सीटों पे जीत का मसला नहीं है। हम लोग तो चूंकि इन 2 सीटों पे बातचीत कर रहे हैं और आगे भी एक एक करके सीटों का हम लोग ये करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे, वो इस बात का ध्यान भी रखें कि हम लोग हर सीट पे बातचीत करेंगे। अभी हम लोग पहले सिंहभूम पे बात की और अभी दुमका पे बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कल्पना मुर्मू सोरेन का जो प्रभाव है वो सिर्फ सुरक्षित सीटों पे नहीं है, बाकायदा गैर आरक्षित सीटों पे भी प्रभाव पड़ा। वैसी सीटों पे जहाँ पे लोग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख से जीत रहे थे, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी गिरा। वोटिंग मतलब काफ़ी जो है इनके पक्ष में भी हुई है। इसका मतलब है कि आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, मूल्यवासी जो समुदाय है, उन लोगों ने भी जो है वोट एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को दिया। और जहाँ तक बात है भारी पड़ने की, तो देखिए, कल्पना मुर्मू सोरेन को मैं जहाँ तक जो समझ पाया हूँ, मेरी जो समझ है खबरों को लेकर के, वो ये है कि भारी हेमंत सोरेन ही पड़े हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन हेमंत सोरेन की छाया के तौर पे जो है वो कैंप की। हाँ, इसमें बेहतरीन चीज़ ये हुआ कि कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, अपनी सभाओं में 2 वे कम्युनिकेशन रखती हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े नेताओं का जो सभा होता है वो आते हैं, अपनी बात रख करके चले जाते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से सभाओं में भाषण देती हैं कि कितने तारीख को वोटिंग है, बिल्कुल ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक से फीडबैक लेती हैं, जब ये कुछ ऐसी बात बोलती हैं जिस पे चाहती हैं कि लोगों के जहन में जाना चाहिए, उस पर रिएक्शंस लेती हैं। तो एक वजह ये भी बताया जाता है कि वो स्कूल वगैरह चलाई हैं, पढ़ाती रही हैं बच्चों को, तो इस वजह से एक आदत उनमें डेवलप हो पाया होगा। फोकस उस पर नहीं, सीता सोरेन। बिल्कुल, इसका लाभ जो है उनको मिला और सीता सोरेन को इसका नुकसान उठाना पड़ा। सीता सोरेन अचानक से वो बीजेपी जरूर गई, वो एक तरीके से अगर आप देखें, मैदान में सीता सोरेन की तीनों बेटी भी बहुत मेहनत की, वो कई इलाकों में घूमी, कई बेटी जो है उनकी बहुत अच्छी बोलती हैं, अच्छी ओरिएटर भी हैं, उसका फायदा मिला। बिल्कुल अच्छा बोलती हैं, बेनिफिट्स तो नहीं मिला है, लेकिन आने वाले वक्त में सीता सोरेन की जो पॉलिटिकल जो पकड़ है, ज़मीन है, उसको वो लोग ज़रूर आगे ले जाएंगे, खास करके जो उनकी जो छोटी बेटी है। लेकिन हम लोग सीता सोरेन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि सीता सोरेन का एक तरीके से इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने एक प्लान ज़रूर किया कि इनका इस्तेमाल किया जाए। हेमंत सोरेन जेल में थे, सोरेन परिवार में से तोड़ करके सीता सोरेन को लाया गया, लेकिन सीता सोरेन को लेकर के जो प्लानिंग किया गया बीजेपी की तरफ से, उसका इम्प्लीमेंटेशन तरीके से नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन तरीके से नहीं हुआ, और यही वजह है कि प्रधान और सीता सोरेन जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो इस्तेमाल हुई, उनको हार का सामना करना पड़ा। परिवार भी एक तरीके से अब अगर वापस भी जाएंगी, राजनीतिक
तरीके से भी और पारिवारिक तरीके से भी, तो वो एक दरार तो आ ही गया है, गांठ पड़ ही इसी गया। सवाल पर आने वाला था कि क्या अब सीता और गीता, यानी कि सीता सोरेन और गीता कोड़ा, दोनों का भविष्य क्या होगा। पहले पांडे जी से जान लेते हैं। पांडे जी, क्या दोनों अब उधर जाकर पछता रही होंगी, इधर आना चाहती होंगी? अभी चूंकि 6 महीने के बाद विधानसभा का भी चुनाव है, ऑलरेडी वो जामा से विधायक रही हैं, गीता कोड़ा तो पहले सांसद थी। क्या अब आगे का देखते हैं इन लोगों का? देखिए, मैं पॉलिटिकल तो अब इन लोगों का, गीता कोड़ा का थोड़ा देखता हूँ, सीता सोरेन का नहीं देखता हूँ। पॉलिटिकल मतलब? फ्यूचर। अच्छा। क्यों? लेकिन वोट तो वो सिर्फ बहुत कम वोट से जीती हैं वो। उस आई हैं। हाँ, उसके बावजूद भी फिर उनको 5 साल इंतजार करना होगा। 5 साल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से घुलना होगा अगर वो चाहेंगी। तो अगर उतने ही आप धीरज थे, जामा से वो विधानसभा की चुनाव का नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी तत्कालिक तुरंत से उम्मीदवार बना देगी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर बनाती भी है तो उनका लक्ष्य था बेटी को लेकर। बेटी को बना। अगर विधायक ही बनना था तो जेएमएम में थी विधायक, सम्मान तो मिला था, कितनी बार से विधायक थी। अब ये रहा मसला उठ रहा था कि चूंकि कल्पना सोरेन भी बाहर से आई हैं, बहू है, वो भी बहू है, तो ट्राइबल रिजर्व सीट पे वो नहीं लड़ सकती थी, शायद इस इशू को लेके गई होंगी। तो अब कोई, अगर वो बीजेपी के ही कैंडिडेट कैसे बन सकती है? तब तो फिर वहाँ भी कोई कंप्लेन करेगा ना कि भाई ये बाहर की ट्राइबल है। तो रही बात ये है कि अब उनका फ्यूचर उनको बेटियों में ढूंढ रही हैं कि भाई हमारी बेटी को अच्छा स्थान मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, जो भी है। तो गीता तो कोड़ा, वो मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से 5 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी हार गई, तो अभी स्टेट पॉलिटिक्स, चूँकि स्टेट इलेक्शन होना है 6 महीने बाद, तो क्या इन दोनों को स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके चेहरा बनाया जा सकता है? किनको? गीता और सीता को? हाँ, गीता कोड़ा को बनाया जा सकता है। सीता सोरेन में इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं। आप क्या देख रहे हैं? मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं देखता हूँ जैसा पांडे जी देख पा रहे हैं। राजनीतिक भविष्य बिल्कुल है, दोनों बिल्कुल दोनों के पास है। और पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी में चली गई हैं तो कल कांग्रेस में नहीं आ सकती हैं, जेएमएम में वापस नहीं आ सकती हैं। पॉलिटिक्स में कोई बाउंड्रीज नहीं खींची जाती है। और आप देखिए कि इस तरीके की तस्वीरें जो है पूरे देश भर से निकलती है। तो भविष्य बिल्कुल है। नीतीश कुमार भी हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो फिर चर्चा होने लगती है, क्या फिर इधर जाएंगे उधर जाएंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पे इन दोनों का भविष्य है। चुनाव जरूर हारी हैं, लेकिन आप इन लोगों को जिस तरीके से लाया गया और पोर्ट्रे किया गया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के स्ट्रेटजी पे जरूर सवाल खड़ा हो जाता है। दोनों बिल्कुल, दोनों को लेकर के, खास करके स्थानीय लीडरशिप पे सवाल उठता है। तो आप सुरक्षित सीटें हार रहे हैं, और दूसरी बात कि आप इन दोनों को चुनाव के ऐन पहले आप लाए हैं और अचानक से आपने कैंडिडेट भी बनाया। स्ट्रेटेजी तो इस हिसाब से तो इसको सक्सेस माना जाना चाहिए कि भाई जीती हुई कैंडिडेट को आप लाए, फिर उम्मीदवार बनाए। चुनाव हार गए अलग बात है। और सीता सोरेन को लाया गया कि चूंकि सोरेन परिवार की बहू हैं और वो गढ़ माना जाता है सोरेन परिवार का। नहीं, ठीक है, स्ट्रेटजी तो माना ही गया तब तक जब तक कि चला। लेकिन जब आप हार गए हैं तो क्या मान लिया जाए कि आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाया था? स्ट्रेटजी ही था, लेकिन आपकी ये स्ट्रेटजी फेल हो गई। तो बात ये हो रही है ना, अब तो चुनाव परिणाम के बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पहले ये जरूर बात हो रही थी कि बीजेपी ने शानदार स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन वो शानदार स्ट्रेटजी जो बीजेपी ने अपनाई उसका क्या असर हुआ? चुनाव परिणाम में हार मिला है। तो अभी तो इसी पे बातचीत होगी ना। तो बिल्कुल सीता सोरेन और गीता कोड़ा दोनों की राजनीतिक भविष्य अभी बहुत लंबी है, संजय बता रहे हैं। पांडे जी मान रहे हैं कि अब आगे क्या होगा ये तो आगे पता चल पाएगा। लेकिन आप समझिए इस झारखंड की राजनीति को कि चुनाव से ठीक पहले जो आदिवासी 2 बड़ी महिला नेत्री थीं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी और एक कांग्रेस में थी, वो भाजपा में आई, एसटी रिजर्व आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी और हार गई। दोनों हारी, साथ साथ 5 जो रिजर्व सीट है 5 सीट बीजेपी हार गई। और इसी मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हर एक अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग सीटों पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक फॉलोअप को फॉलो नहीं किए हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़ें। आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in